हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम वापस एक क्वेश्चन के साथ मिले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, हमारी अप्रोच आंसर्स को लेके कैसी होनी चाहिए, उसको डिस्कस करने के लिए वापस हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मिले हैं। राइट, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। पास्ट ईयर पेपर्स में से PYQ फॉर्म में हम उठा रहे हैं, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम टॉपर्स नहीं या फिर मैक्सिमम जो बड़े बड़े आंसर्स हो सकते हैं कि किस तरीके से लिखे जाए एंड एवरीथिंग, इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं बहुत वेरिएबल भी हो सकते हैं, बहुत फिक्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके अप्रोच को जनरेट कर पाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और किस तरीके अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं किसी टॉपिक को समझने में। राइट, क्योंकि हमारे पास पेपर के अंदर टाइमिंग बहुत लिमिटेड है, बट लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आउटपुट कैसे देते हैं हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता था उसको लेकर डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल है। 2020 के अंदर सीरीज से हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को हमने आज पिक किया है, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो हमारा 150 वर्ड्स में हमें लिखना होता है, लगभग कहीं ना कहीं 150 वर्ड्स के साथ साथ ये होता है हमारा 10 मार्क्स का, जिसे हमने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। हमें ये सब कुछ क्लियरली पता है, कहीं ना कहीं नहीं पता है तो इसको हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं उसकी अप्रोच को भी समझेंगे। राइट, चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम हमेशा एक कोड से शुरू करते हैं, कोड की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं ताकि हम जब आंसर्स लिखने जाएं कहीं पे हमारे आंसर्स में हम कोड्स को भी रिफ्लेक्ट कर पाएं समय के साथ कि हाँ ये कोड का ये मीनिंग था जिसके तहत हमें आंसर लिखा जा सकता था। एथिक्स एंड इक्विटी एंड the principles of justice do not change with the calendar। किस तरीके से हम आज के समय में बात करते हैं एथिक्स की, इक्विटी की, राइट, एंड द प्रिंसिपल्स, हमारे मॉरल सिद्धांत हो गए, हमारे मॉरल रूल वैल्यूज हो गई, या फिर हमारे किसी तरीके काम करने के तरीके हो गए, उन सब में जब जस्टिस की बात करी जाए तो जस्टिस कभी चेंज नहीं हो सकता कैलेंडर के साथ। जस्टिस की डेफिनेशन हमेशा कैलेंडर के साथ, मतलब हम कई बार बोलते हैं ना समय के साथ सिचुएशन के साथ चीजें बदलती है, डेफिनेशंस बदलती हैं, बट यहाँ पे कैलेंडर के अंदर एथिक्स, इक्विटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डू नॉट चेंज विद द कैलेंडर। जस्टिस को लेके ये सब जो बेसिक मॉरल सिद्धांत है, मॉरल प्रिंसिपल फाउंडेशन हम बोल सकते हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे समय के साथ। ये बताने की कोशिश की। कोट दिया गया है DH लॉरेंस के द्वारा। राइट, यहाँ पे कोट आप कहीं पे भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड हमने कोट को उठाया। आप चाहे तो उस क्वेश्चन के साथ भी इसको रिलेट करते हुए आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कहीं ना कहीं। राइट, चलिए क्वेश्चन क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉज एंड रूल्स, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। किस तरीके से लॉ और रूल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसको लेके बात करनी है, और किस तरीके से रोल ऑफ एथिक्स के अंदर इनकी फॉर्मुलेटिंग किस तरीके से वर्क करती है उसकी बात करेंगे। राइट, हमारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन समझ रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे आंसर्स लिख रहे हैं, उसकी अप्रोच को हम अगर माइंडसेट फ्रेम कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन के आंसर बहुत बेटरली डेवलप हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच किस तरीके से जनरेट हो रही है सब उस पर डिपेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पे हमारी अप्रोच का मतलब हुआ कि किस तरीके से हम जब फर्स्ट टाइम माइंडसेट बना रहे, माइंड मैप बना रहे कि आंसर किस तरीके से लिखना है उसकी बात कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। राइट, अगर ये बहुत बेटरली हो जाता है तो हमारा मैक्सिमम टाइम बच जाता है जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग पहले ही कर ली, कहीं ना कहीं अप्रोच को पहले ही समझ लिया कहीं ना कहीं। राइट, चलिए हमारी अप्रोच कैसी हो सकती है। इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉस एंड रूल्स। ऑब्वियसली बात है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब माइनस से इंट्रोडक्शन देना है इनके बारे में। मेंशन सम पॉइंट्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड रूल्स। ऑब्वियसली बात है सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा कि लॉ और रूल्स में डिफरेंशिएशन क्या हो। फिर ऐड सम पॉइंट्स ऑन द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉस एंड रूल्स। एथिक्स का क्या रोल होता है इन दोनों चीज को फॉर्मुलेट करने में, इसकी बात की जाएगी। राइट, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें ये पूछा गया था दोनों चीजों को लेकर। फिर कंक्लूजन में कंक्लूड बाय रिलेवेंट स्टेटमेंट्स। रिलेवेंट स्टेटमेंट मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन देना है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल इन सबको इंक्लूड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान है। एग्जाम्पल हमारे सारे के सारे मेन बॉडी के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए किस तरीके से लिख सकते हैं इसको समझ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझे कि किस किस टाइप की लाइंस लिखी जा सकती थी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन छोटा हो तो मच बेटर होता है, क्योंकि हमें मेन बॉडी के अंदर मैक्सिमम वर्ड्स मिल पाते हैं हमारी बात को एक्सप्लेन करने में कहीं नहीं। क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सिर्फ क्वेश्चन का एक सब पार्ट है कि हाँ क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था, हमें पता है वो चीज, वो इंट्रोडक्शन के थ्रू हम समझा रहे हैं इन्विजिलेटर को। राइट, लॉस एंड रूल्स आर एसेंशियल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड एस्टैब्लिश ऑर्डर विद इन सोसाइटीज। किस तरीके से लॉस एंड रूल्स जो है आज के समय में सोसाइटी को चलाने में ही सबसे ज़्यादा मददगार बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ों को रखते हैं कहीं ना कहीं। वाइल दे शेयर द कॉमन गोल
of guiding individuals' actions, they differ in their scope, authority and informants. किस तरीके से हम यहाँ पे बात करें, इन सबका कॉमन रोल क्या है? कॉमन रोल आता है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर, इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे उनके एक्शंस को गाइड करें, स्कोप को गाइड करें, ऑथोरिटी को डिवीजन किस तरीके से होगा उसका गाइडेंस देती है, इन्फोर्समेंट कैसा होगा उसकी बात करते कहेंगे, सॉरी फॉर दैट वर्ड. Furthermore, the formulation of rules and regulation is purely technical. यहाँ पे laws and rules is purely technical and procedural matter. It involves ethical consideration that shape the moral foundation of this guidelines. किस तरीके से इन दोनों के अंदर बेसिक से एथिक्स के रोल मॉरल फाउंडेशन के तौर पे वर्क कर रहा है, बेसिक फाउंडेशन के तौर पे वर्क कर रहा है. यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में सिंपल लिख सकते थे, लॉज एंड रूल्स आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट. एक ही लाइन में खत्म भी कर सकते थे कहीं ना कहीं. यहाँ पे सब हमारे पे डिपेंड करता है हम किस तरह की अप्रोच को समझ पाए, राइट. मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं उससे समझते हैं. सबसे पहले हमने बात की कि डिफरेंस क्या होता है लॉ और रूल्स में, उससे समझेंगे कहीं ना कहीं. लॉ आर लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्समेंट बाय स्टेट, whereas rules are typically informal and enforced by social norms and expectation. यहाँ पे बात करें कि लॉस जो होते हैं ये लीगल बाइंडिंग होती है, मतलब कि यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, इनके द्वारा कोई चीज एप्लीकेबल हो रही है जो फिक्स है, जो समय के साथ सिचुएशन बेस पे चेंज नहीं हो रहा इतना इजीली. हाँ मतलब उसके अंदर बिल के फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये लॉस जो है ये स्टेट, सेंटर, इन सब के द्वारा एप्लीकेबल हो रहे हैं. वेयर रूल्स आर टिपिकली इनफॉर्मल, यहाँ पे ये क्या हुए, लॉ सारे के सारे फॉर्मेलिटी में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखे गए एक्ट, बिल के फॉर्म में बात की गई इनकी. रूल्स आर टिपिकली इनफॉर्मल एनफोर्स्ड बाय सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन. सोशल में सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, अपने अपने कल्चरल नॉर्म्स हो गए, रिलीजियस नॉर्म्स हो गए, उन पर डिपेंडेंसी रहती है कहीं ना कहीं. लॉज आर यूजुअली कोडिफाइड इन फॉर्मल लीगल टेक्स्ट. ऑब्वियसली बात है, इसको फॉर्मल वे में लीगल टेक्स्ट के फॉर्म में हमें कहीं ना कहीं स्थापित करके रखना पड़ता है. वेयर रूल्स में बी इम्प्लीमेंटेड एंड अनरिटेड. किस तरीके से इम्प्लिक, मतलब यहाँ पे इसका कोई निर्धारित नहीं है कि इसको लिखा ही जाए कहीं ना कहीं, इसको हम बिना लिखे भी देख सकते हैं कि नहीं. लॉज आर टिपिकली ब्रॉडर इन स्कोप, apply to a wider range of behavior and activities, where rules may be more specific and applied to particular context or domains. किस तरीके से लॉज जो होते हैं ओवरऑल टिपिकली पूरी सोसाइटी को देखते हुए बनते हैं, सोसाइटी को देखते हुए इंप्लीमेंट होते हैं कहीं ना कहीं. बट रूल्स टिपिकली बहुत नैरो डाउन भी हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डोमेन्स भी रख सकते हैं कहीं ना कहीं, उसकी बात की जा रही कहीं ना कहीं. Laws are typically enforced by formal mechanism such as police, courts, where rules are enforced by informal mechanisms such as social pressure, peer influencer, या फिर सोशल ग्रुप बोल सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप बोल सकते हैं, कल्चरल ग्रुप बोल सकते हैं, उनके द्वारा भी एप्लीकेबल है. क्योंकि हम देखते हैं लॉस को अप्लाई कौन कर रहा है, लॉस को अप्लाई करने के पुलिस है, कोर्ट्स हैं, जुडिशरी हमारी वर्क कर रही है कहीं ना कहीं. बट रूल्स जो है एप्लीकेबल वो पर्टिकुलर इनफॉर्मल मैकेनिज्म में, वो सोशल प्रेशर की वजह से हो रहा है, पीयर इन्फ्लुएंसर की वजह से हो रहा है, सोसाइटी इन्फ्लुएंसर की वजह से, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं कहीं ना कहीं. लॉस आर यूजुअली मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज सच एज पार्लियामेंट एंड कांग्रेसेस, वेयर रूल्स, कांग्रेसेस मतलब यहाँ पे रूलिंग पार्टी की बात की जा रही कहीं ना कहीं, वेयर रूल्स मे बी a variety of actors including community groups, professional association, religion organization, काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं. समझ में आया आपको कि लॉस और रूल्स में डिफरेंशिएशन क्या, हमने यही समझाना है उनको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया, और सिंपल लैंग्वेज में ही आपको इन्विजिलेटर के सामने बातों को रखना है ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, और आपके अगर वर्ड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इन्विजिलेटर को भी आपकी बात क्लियरली समझ में आए. यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप बहुत सिनोनिम्स वर्ड यूज करें, बहुत ड्रास्टिक वर्ड यूज करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच पाए. नहीं, दे वांट कि मतलब आप जो लिख रहे हैं ना वो सिंपली आपको भी क्लियर हो, सामने इन्विजिलेटर के पास भी वो बात पहुंच पाए कहीं ना कहीं, उस चीज का ध्यान रखेंगे अपन. रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रूल्स. अब एथिक्स का रोल क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ethics reflect in the constitution by endorsing principle of justice, equality and liberty, guiding the formulation of law and regulation to protect fundamental rights and uphold fairness. obviously बात है किस तरीके से एथिक्स अगर इन दोनों चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये क्या सोसाइटी को बेटर वर्क कराने में, बेटर वर्क, फंडामेंटल राइट्स देने में, अपहोल्ड फेयरनेस मतलब कि लोगों के बीच में एक फेयर जजमेंट पास करने के लिए कैपेबल होगा कहीं ना कहीं. आप खुद सोच के देखिए, राइट. तो इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे. द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एथिक्स ड्रॉप दिस एक्ट एज अ क्रिमिनलाइजेशन ब्राइबरी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस.
एमिंग टू प्रमोट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से इसकी बात की गई, ये बेसिक सा फंडामेंटल है जहां हमने 1988 के एक्ट को समझाते हुए एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज किया कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट। और क्या हो सकता है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ethics are upheld by granting citizen rights to access information, fostering transparency, accountability, participatory governance in the function of public authorities। किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक ऑथोरिटीज, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है उसको समझाया हमने कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि एथिक्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, इन एरियाज में जहाँ पे रूल्स और पॉलिसीज लॉस जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहां पे इन टर्म का क्या, एथिकल टर्म का कितनी इंपॉर्टेंस हम उसे समझा रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। द ज्वेलिंग जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ethics guide this act by focusing on the welfare and the protection of children, emphasizing compassion, rehabilitation, ensuring their best interest। समझ में आपको किस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया वापस। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एक्ट एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ethics are evident in the fact through its emphasis on gender equality, dignity and creating a safe and respectful work environment by preventing and addressing sexual harassment। एक और एग्जांपल दिया किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की गई फीमेल्स को लेकर एंड एवरीथिंग। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ethics drive this act by promoting social justice, equality, combating discrimination through prevention of authorities against scheduled caste and tribes, protecting their rights and ensuring their वेलफेयर। एक और एक्ट के साथ, अब ये सारे हमने एग्जांपल्स लिए किस तरीके से, इन एग्जांपल के थ्रू हम समझ पाए कि हाँ एक्ट्स कितने जरूरी हैं कहीं ना कहीं। एक्ट के साथ साथ लॉस जो बन रहे हैं, मतलब सॉरी एथिक्स कितना जरूरी है कहीं ना कहीं, और एथिक्स के थ्रू लॉस और जो अपने रूल्स बन रहे हैं उनमें एथिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रह सकता है कहीं ना कहीं, राइट। इनडायरेक्टली वे में हमने इसे साइकिल रूप चेन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करी एग्जांपल के साथ। होपफुली यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स इज क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट दे आर consistent with social and moral norms and promoting the well-being of individual and society as a whole। किस तरीके से पूरी सोसाइटी को डेवलप करने के, सोसाइटी की बात करने के लिए, सोसाइटी को एक तरीके से मेच्योरिटी के तौर पे समझने के लिए, सोसाइटी में एक बेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क क्रिएट करने के लिए एथिक्स का रोल इन दोनों ही चीजों में सबसे बेसिक और सबसे क्रूशियल वे में माना जा सकता है कि नहीं। कंक्लूजन के तौर पे हमने लिखने की कोशिश करी, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ किस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखा, समझा, सॉरी, किस तरीके से उसका आंसर लिखने की कोशिश करी, राइट। आंसर में आप कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के अंडरस्टैंडिंग। हम सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि हाँ आंसर राइटिंग में हमें इस तरह की अप्रोच भी रख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो मिलते रहेंगे अपन और इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।